जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी तैयारी के अंदर। तो जो कल हम कर रहे थे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का ये दूसरा पार्ट है। इसके अंदर आपके मौलिक अधिकार पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि भाग 3 है जो सा हमारे संविधान का, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अंदर मैंने कुछ स्किप किए हैं अधिकार, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और जो आपके इंपॉर्टेंट के हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो वो चीजें आ सके। तो कल जो एक छूट गया था मेरा, जो स्वतंत्रता के जो अधिकार करवाए थे आपको, उसके अंदर एक आर्टिकल छूट गया था 21A, अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A के अंदर क्या है? अनुच्छेद 21A क्या है? आपकी शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये जो मूल संविधान था, जब आपका संविधान बना था, तो शिक्षा का अधिकार आपके संविधान के अंदर नहीं था। जब संविधान बना था उसके अंदर शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में था, डीपीएसपी के अंदर था उस समय। लेकिन इसको संविधान के अंदर संशोधन करके अनुच्छेद 45 के अंदर संशोधन किया गया, और अनुच्छेद 45 में संशोधन करके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा, सरकार उसके लिए कदम उठाएगी, उनको शिक्षा देगी, उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाएगी। ठीक है, 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन होता है, और अनुच्छेद 21 के अंदर 21A सब क्लोज जोड़ा जाता है और शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और अब अनुच्छेद 45 के अंदर क्या रह गया? अब अनुच्छेद 45 में सिर्फ 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए रह गया है वो। ठीक है, जो आंगनवाड़ी वगैरह है, तो सरकार उनके अंदर आपको शिक्षा दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। और शिक्षा के लिए एक अधिकार आया था, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये 2009 के अंदर आया था। ठीक है, आरटी एक्ट कब आया था? ये एक्ट था, ये 2009 के अंदर आया, और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। जबकि जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान के अंदर इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी जो हम आगे बात करेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 व 24। आपको यह ध्यान रखना है कि हाँ भाई, कौन से आर्टिकल से कौन से तक कौन सा है। ठीक है, पेपर में आपसे पूछ लेगा मिलान करने के लिए कि शिक्षा का स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद तक है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आपके कौन से अनुच्छेद से कौन से तक है, तो वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 23 के अंदर बलात्श्रम, जो यानी कि आपको बिना पैसा दिए आपसे जबरदस्ती आपसे कोई काम करवाए, बेगारी करवाए, बेगारी मतलब बिना वेतन दिए हुए आपसे कोई काम करवाए, या मानव की जो तस्करी करे। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, मानव की जो तस्करी है वो कोई करे, तो उसके लिए आपका एक अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 23 के अंदर। उसके अंदर कहा गया है, और ये भारत के, चाहे आप नागरिक हो चाहे आप भारत के नागरिक नहीं हो, सभी के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंदर कहा गया है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों को खतरनाक कार्यों, जैसे कोई खदान के अंदर हो गया, किसी कारखाने में हो गया जो खतरनाक हो, जैसे बम बनाने की कोई फैक्ट्री है, या कोई कोयले की खान है, खनन का कार्य है, तो उन खतरनाक कार्यों में उन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके अंदर कहीं पे नहीं कहा गया कि आप इनसे काम करवाइए या नहीं करवाइए, यानी कि जो खतरनाक काम के अलावा जो काम है, जो सामान्य काम है, उनके बारे में कहीं पे भी इसके बारे में, रोक के बारे में नहीं कहा गया। ठीक है, इसके बाद में आता है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसके अंदर आपको, आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी आपके धर्म का प्रचार कर सकते हो, धार्मिक संस्था बना सकते हो। अनुच्छेद 27 के अंदर जैसे आपको कर देने की जरूरत नहीं है, धर्म के स्थान पे अगर आप कोई देते हो तो उसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन लगेगा। अनुच्छेद 28 ऐसे 25 से लेकर 28 तक, या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। इसके बाद में आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 व 30 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, ये किनके लिए है? ये अल्पसंख्यक के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, जो अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। माइनॉरिटी एक तरह से नहीं होती, धर्म की माइनॉरिटी नहीं होती, कल्चरल भी होती है, कोई लैंग्वेज से माइनॉरिटी आती है। जैसे जब पहले पंजाब था, एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मैं हरियाणा में रह रहा हूँ इस समय, तो मैं हरियाणा की बताता हूँ। पंजाब था तो उस समय पहले ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर क्या थे, जो पंजाबी बोलने वाले पंजाब के अंदर ज्यादा थे, हिंदी वाले कम थे, तो हिंदी वाले क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है, आप किसी और स्टेट में जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, जैसे वहां पे कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं और
रीजनल लैंग्वेज कम है, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगी, वहां पे मेजोरिटी में होगी, और रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, माइनॉरिटी में होगी। ठीक है, हिंदी माइनॉरिटी में है साउथ के अंदर, हिंदी क्या है, हिंदी माइनॉरिटी में है साउथ के अंदर। तो अनुच्छेद 29, सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण, उनको आप संरक्षण दोगे, कानून के अंदर उनको संरक्षण देने की उनको बात की गई है। ठीक है, संरक्षण मतलब कि आप उनको सुरक्षा दोगे। और प्रवेश पर रोक नहीं, जो आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर आप इस आधार पे उनको आप रोक नहीं सकते। अनुच्छेद 30, शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, जो अल्पसंख्यक है वो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, चाहे धार्मिक रूप से हो, लैंग्वेज के हो, कल्चरल हो, जैसे मदरसे है, तो मदरसे भी क्या है, आर्टिकल 30 के तहत। ठीक है, इनको खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं, सरकार से सहायता ले सकते हैं। नोट अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 क्या था, अनुच्छेद 31 के अंदर आपके संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर इसको हटा दिया गया। दो संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो 42 और 44। 42 के अंदर जिन जिन चीजों को हटाया उनको लागू किया दोबारा से। ठीक है, जैसे 42 के अंदर आपका संविधान संशोधन के अंदर दिया गया था कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का हो जाएगा, वापिस उसको 44 के अंदर 5 साल का कर दिया। यानी कि एक दूसरे के एंटी है लगभग ये दोनों। आपका करवाएंगे संविधान संशोधन, इसके बाद में संविधान संशोधन ही आएगा आपका। तो अब क्या है, ये भाग 12, अभी भाग आपका 3 चल रहा है। जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3 के अंदर है। वैसे एक भाग 12 है, भाग 12 के अंदर इसको 301 के तहत आपका कानूनी अधिकार बना दिया। अब आप कानून के तहत आपको अधिकार मिलता है ये, लेकिन आपका मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि आपके जो मौलिक अधिकार है, अगर इनका हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इनको बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आप इन अधिकारों को अपने संरक्षण कर सकते हैं। उनके उपचारों का दिया गया है, उनके इलाज का दिया गया है, अगर कोई आपका हनन होता है। अनुच्छेद 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट से इनको ले सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आप हाई कोर्ट में जाके भी इनको लागू करवा सकते हैं, किसी राज्य के अंदर है तो आप। इसके बिना जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने एक बात कही थी इसके बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में, इसके बिना संविधान अर्थहीन है। इस अनुच्छेद के बिना संविधान क्या अर्थहीन। आपको मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनको संरक्षण करने के लिए, उनके उपचारों के लिए आपको कोई चीज दी नहीं गई। अगर ये नहीं होता तो आप कहां से उसको बचाते, फिर आपके कोई भी आपका हनन कर लेता। तो उनको हनन से रोकने के लिए अनुच्छेद 32 बनाया गया, और भीमराव अंबेडकर जी ने इसके बारे में कहा इसके बिना संविधान क्या है, अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा व हृदय है। किसने बात कही, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, अभी इसके द्वारा जो अनुच्छेद 32 या सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 है, इनके अंदर 5 तरह के रिट के बारे में बात की गई है। तो अभी आपके 5 तरह के रिट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 के अंदर क्या कहा गया है, यदि आप सेना, पुलिस, गुप्तचर, ठीक है, अर्धसैनिक बल, पुलिस, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री, जिसके अंदर सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह, एसएसबी, ठीक है, ये आपके आगे जितने भी है, एनआईए वगैरह, पुलिस बल हो गए, जो स्टेट की पुलिस होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होगी, ठीक है, जो आपकी पुलिस फोर्सेस होगी, ये आपकी जो आर्मी है, उनके जो मौलिक अधिकार है उनको सीमित कर दिया जाता है, उनको कम कर दिया जाता है मौलिक अधिकारों को। वहां पे आपके मौलिक अधिकार अगर आप उनमें चले गए तो आपका हनन हो सकता है। यानी कि हनन के नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार वहां पे कुछ लिमिटेड हो जाते हैं, पूरे पूरे आपको मौलिक अधिकार वहां पे नहीं दी जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 33 के अंदर ये बात की गई है। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में कहा गया है जहां पे भी सेना का कानून चल रहा है, मार्शल लॉ चल रहा है, ठीक है, एक हिसाब का सीधा सीधा मोटा मोटी बात की होगी, राष्ट्रपति शासन है जहां पे भी सेना का कानून है, जहां पे भी सेना का कानून लागू है, जो आर्मी कैंप होते हैं, आर्मी कैंप के पास में सेना के कानून लागू होते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में क्या होगा कि वहां पर ये जो आपके मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाएंगे, प्रतिबंध हो जाएंगे, वहां पे आपके मौलिक अधिकार लागू नहीं रहेंगे। और जो अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 35 के अंदर कहा गया है कि जो भाग 3 के अंदर, जो आपके अभी तक जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में और जो अब जितने भी हमने मौलिक अधिकार पढ़े, उन मौलिक अधिकारों को बनाने, ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार एक बनाया, ठीक है, एक मौलिक अधिकार बदल दिया, इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया,
ठीक है, इनको लागू करने, इनको रोकने की जो विधि है उसके बारे में चर्चा की गई है, और वो काम कौन करेगी, उसकी पावर किसके पास है, भारत के संसद के पास है। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार यहां तक हो गए खत्म। अब बात करते हैं रिट की। 5 तरह के रिट है। ये रिट अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, अंग्रेजी कानून से हमने इनको ली है। उस समय पे इसको लागू कौन करता था, राजा करता था। लेकिन इस समय भारत के अंदर राजा कौन है, कानून है भारत का राजा। ठीक है, भारत का राजा कौन है, भारत का कानून है। अब इसको कानून के द्वारा इसको लागू किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इनका संरक्षण करती है, वो इनको बचाती है, आपके जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको जो मौलिक अधिकार को, इसको क्या कहा गया है, रिट्स को क्या कहा गया है, न्याय का झरना। न्याय का झरना किनको कहा गया है, रिट को। ठीक है, जो आपके 5 तरह के रिट है, इनको क्या कहा गया है, न्याय का झरना। ठीक है, 5 तरह के रिट के बारे में चर्चा है। पहली है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हैबियस कॉर्पस में क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपने किसी को अरेस्ट किया। ठीक है, आप किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने, उसको 24 घंटे के अंदर, यानी कि जो उसका ट्रैवलिंग टाइम है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता, उसके अलावा जितना भी टाइम होगा वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। 24 घंटे के अंदर आपको उसको सह शरीर, ठीक है, उसकी बॉडी के साथ में, यानी कि उसको आपको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा, न्यायाधीश के सामने उसको आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मेनमेंडस, परमादेश। परमादेश यानी कि किसी को आप आदेश दे रहे हैं, आप आदेश क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। कोई यदि कार्य करने से आपको मना कर देता है, कोई अधिकारी है, कोई संस्था है, कोई चीज है जो आपको कार्य करने से मना कर देती है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, लेकिन आपका अधिकार है वो कार्य करवाने का उनसे। ठीक है, वो आपका अधिकार है कार्य की वो होना चाहिए, लेकिन वो मना कर दे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जाके इसको लागू करवा सकते हैं, और मेमेंडस उनके ऊपर लागू करवा सकते हैं। मेमेंडस भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होता। जो परमादेश है वो आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होता। इसके बाद में प्रोहिबिशन या प्रतिच्छेद। प्रोहिबिशन, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद यानी किसी को रोकने के लिए। ठीक है, कोई अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जा रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कार्य चल रहा है जिस समय पे, ठीक है, वो अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जा रहा है अपनी निचली अदालतों के लिए। जो अपर कोर्ट होती है वो अपनी जो निचली अदालतें होती हैं, यानी कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने अधीन जितने भी न्यायालय हैं, जैसे जो हाई कोर्ट हो गए, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या छोटे जितने भी कोर्ट हो गए, लोअर कोर्ट जितने भी हो गए, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उस कार्य को करने से रोकती है, अपने उनके जो अधिकार क्षेत्र उससे बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, इसके बाद में है सेट्यूरारी उत्प्रेषण। इसके अंदर कोई विशेष मामला है, उसको अपने पास बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास बुलाएगी, या किसी कोर्ट ने उसके ऊपर आदेश दे दिया तो उस आदेश को निरस्त कर सकती है। ठीक है, वो उनका विशेष अधिकार नहीं था, उसको निरस्त कर सकती है। इन दोनों में अपनी ओपली अदालत निचली अदालत के ऊपर लगाती है, प्रोहिबिशन भी और सेट्यूरारी भी, प्रतिच्छेद भी और उत्प्रेषण भी। इनके अंदर फर्क क्या है, ये तो जो चल रहा मामला होता है उसके ऊपर होता है, और ये कब लगता है, जब किसी में आदेश आ जाता है उसका निर्णय रद्द करना हो तब लगता है। ठीक है, लास्ट क्वाओ वारंटो, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा ये क्या है, किसी संवैधानिक पद के ऊपर, ठीक है, किसी भी पद के ऊपर कोई आ गया, ठीक है, अवैधानिक रूप से, सार्वजनिक पद पे, सॉरी, किसी भी सार्वजनिक पद के ऊपर कोई भी आ गया, ठीक है, अवैधानिक ढंग से, उसकी उस समय की सॉरी, उसकी योग्यता नहीं थी, वो वहां की उन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, अवैधानिक तरीके से, गलत ढंग से वो उस पद के ऊपर आ गया, तो उस पद पे आसीन व्यक्ति के विरुद्ध आप क्वाओ वारंटो लगा सकते हैं, अधिकार परीक्षा लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी कल संसद के अंदर हुआ तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। भारत की जो संसद है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, और वहां पे उसको पूरी वर्ल्ड मीडिया है जो उनसे उसको कवरेज करती है। भारत की जो इमेज इतनी बढ़िया जो बिल्ट हो रही थी, आपने उस इमेज को कहां पे पहुंचाया। अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, खाक में आपकी यूपीएससी की तैयारी, कुछ नहीं आपके पल्ले, फिर जो आपको इतनी ही समझ नहीं है, आप सरकार के खिलाफ हो,
मत चुनो ऐसे सरकार को, उनके जो नुमाइंदे आते हैं उनको मत चुनो। आपने जो जनप्रतिनिधि चुना है उसके द्वारा आप अपनी संसद के अंदर अपनी बात रखवाइए। संसद में जो भी आपने किया कल, वो मेरे नजरिए से बहुत गलत था। आप पढ़े लिखे नहीं है, ना तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे, ना आप इंजीनियर है। एक वहां पे ई रिक्शा चलाने वाला था, एक बेरोजगार था, कहता है जी हमको रोजगार नहीं है, सरकार थोप रही है हमारे ऊपर कानून। अरे न्यायालय किस लिए है? पिटीशन डालो, सरकार के खिलाफ में जाओ, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से उनको बताओ। लेकिन पूरे वर्ल्ड के सामने जो आपने इमेज इंडिया की धूमिल की, वो चीज बहुत गलत किया आपने। चलो वो आपकी सोच है, भारत विरोधी जो आपने काम किया, जो संविधान विरोधी आपने काम किया, वो आपकी सोच है। इतना आपको यहां पे अधिकार तो दे रखे। अगर आपका जन्म चाइना में हुआ होता या आप अभी अफगानिस्तान में होते तो आपको पता चल जाता कि सरकार कैसी होती है, संविधान कैसा होता है, कैसे लागू किया जाता है। चलो जो भी हो, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।